मैम ग्लोबलाइजेशन होता है जैसे, चलिए शुरू कीजिए। मैम ग्लोबलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें दूसरे कंट्री में, और जो भी से गुड्स को सेल करना है वन कंट्री टू अनदर वो कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और क्या बोलते हैं, उससे क्या हुआ कि जो भी मतलब अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी, या छोटा छोटा जो भी कंट्री है वो अपना दूसरे कंट्री में जाके अपना बिजनेस को कर सकता है इस कारण। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी मतलब किसी भी देश में जाके मतलब कोई भी कंपनी चाहे कुछ भी अपना मतलब बिजनेस कर सकता है ग्लोबली, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट WTO। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो गैट को गैट के गैट को क्या बोलते हैं, गैट जब हटा तो उसके बाद WTO आया। क्या है जो फंक्शंस ऑफ मतलब WTO बताइए। जो भी मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर था उसका डिस्प्यूट को खत्म करता था, और जो भी मतलब जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो फेयरली हो, उस कारण WTO को एस्टेब्लिश किया गया। गैट कब में वैसा स्टैब्लिश नहीं किया हो गया? रहा। कब स्टैब्लिश किया गया WTO को? एस्टेब्लिश किया गया आई थिंक 1999 में। ओके, मुझे जरा बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल? एक्सचेंज कंट्रोल क्या है? मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का तो दो ठो मेथड है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। बताइए क्या है वो दोनों। एक्सचेंज कंट्रोल ये होता है जैसे कि जो भी मतलब दूसरे कंट्री में एक्सचेंज होता है तो उसका सही से मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो सके, जिसके लिए सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी बनाया गया है कि जो भी मतलब है, मतलब क्या बोलते हैं, कंपनी है जो भी मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो सही से हो सके। और उसका दो मेथड होता है, यूनिलैटरल मेथड और बाइलैटरल। यूनिलेटरल मेथड क्या होता है? यूनिलैटरल में वो मतलब किसी भी कंट्री से मतलब ऐसा कुछ पूछता नहीं, वो अपने से मतलब सिर्फ अपने मतलब किसी कंट्री से उसको कुछ राय लेने का जरूरत नहीं, वो अपने ही से करेगा। बट बायलैटरल में क्या होता है कि दो कंट्री का कॉम्बिनेशन रहता कंसेंट की जरूरत होती है। है। दो कंट्री कंसेंट से करती है, दो से या तीन कंट्री एक दूसरे से कंसेंट करके, यानी कि उनकी रजामंदी होती है। देन आफ्टर दैट दे कैन यूज अ सिंगल मनी, ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक डिसाइड करते हैं। यस। ओके सनी, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट आबिद। यस मैम, गेट फर्स्ट थी आपको 1947 में आया। बोलते जाइए। एंड उसके बाद जैसे गेट आपको इसको ट्रेड को ये करने के लिए वो WTO लाया गया। जैसे पूरे ऑर्गेनाइज क्या बोलते हैं, बहुत सारा कंट्री को ये करके और लाया गया। कैट का क्या फंक्शन है? गैट का मैम, कैट का क्या फंक्शन है? गैट का मैम ये क्या बोलते हैं, पूरे ये कंट्री से ये करके उसको ऑर्गेनाइज एक करे। जैसे फुल क्या फॉर्म क्या बोलते है हैं, कैट का फुल फॉर्म? ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड, ये याद है, याद था भूल रहा हूँ।
जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। अच्छा, बताइए मुझे फीचर्स बताइए, आप बता रहे थे ना। याद नहीं आ रहा है। WTO बताओ कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसका और क्या क्या फंक्शन था। 1 जनवरी 1995 को। और वो WTO जो होता है वो, मुझे लवली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ चलिए बोलिए। मैम WTO जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को रेगुलेट करने के लिए, फिर से डेवलपिंग कंट्री के लिए बेनिफिट होता है, और ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए WTO को। बस यही है WTO। मैम फंक्शंस बताइए WTO का। और WTO जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें लीगल ट्रांसपेरेंसी है, डिसीजन मेकिंग। गैट बताइए, गैट कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या उसके फंक्शंस हैं। गैट मैम 1948 में हुआ था। गैट में 8 राउंड हुआ था। अच्छा, ट्रेड एंड वो सिर्फ गुड्स के लिए गैट काम करता है, और उसमें जितना भी टैरिफ और टैक्सेस पर ज़्यादा जोर दिया गया था रिड्यूस करने में। बस ट्रिप्स में मैम पेटेंट राइट, फिर से पेटेंट राइट और कॉपीराइट था, और फिर से यूजर था, और GI टैग। ग्लोबलाइजेशन और उसके फंक्शंस बताइए। Globalization is the process of interaction and integrated among the companies, it's a government of different nations. It spread products and services across the nation. It describes the worldwide. It spreads products and Okay. services. Discussed about 2-3 topics, that what is the meaning of international marketing, what are the problem which the other countries are facing when they are entering in the international market, and when they are doing the marketing in another market or in another country, right? And we discussed about the 2 factor, that is push and pull factors. What are those? Who is going to tell me about it? क्या है इसके डिसएडवांटेजेस, क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग करने में, कौन कौन से बैरियर्स आ रहे हैं बेसिकली, व्हाट आर द बेसिक बैरियर्स, क्या बैरियर। Legal differences, cultural differences, economic differences, current differences in currency unit, marketing infrastructure, trade restrictions, high cost distance. Exactly, the problems, there are so many problems. The first one is legal and basically political differences. The both government structure are different. In another country the government structures are different. Economic differences are there, the economic structure as well as the economic आपके वहां पर the type of economy, ठीक है, the GDP, everything is different in one country to another country. The both are different economically, we can say अलग अलग है दोनों.
Next is the language barrier, right? Like in India, Hindi is a normal language, Hindi is a mother tongue, but in another country like China and Japan, their mother tongue is Japanese and Chinese language. So because of the language, there is a barrier. Language is a barrier. Then the trade restriction like tariff and non-tariff barrier is there. High cost of distance, like obviously for transportation and for going from one place to another, it is very much difficult to basically pay the high amount, the high transportation cost, right? And there are differences in the trade practices, differences in the currency unit. In India, rupee is our currency, but in another country like US and that dollar is their currency, right? So there are so many trade barriers, there are so many problems. Basically, it's not a trade barrier exactly, but that is a problem for those country who want to deal in the international market, right? And why go international? There are two factors which we discussed in the last class, that is push and pull factor. What is push and pull factor? Tell me. मैम What pull is push and factors pull? अपॉर्चुनिटीज देखकर इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करते हैं, और पुश फैक्टर होता है प्रॉब्लम। क्या था लवली? पुश फैक्टर, पुश फैक्टर इज अ फ्लो और डिस्टेंस दैट ड्राइव पर्संस अवे फ्रॉम द सर्टेन प्लेस। क्या होता है इसका मतलब? कि मैम प्रॉब्लम पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर होता है कि मैम वो प्रॉब्लम के चलते वो कहीं और जाकर एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में ये करेगा, जब और पुश पुल फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा। पुश फैक्टर का मतलब यही होता है कि व्हेन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वन कंपनी दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंडिया because they can't able to sell the product is now we can say that is an obsolete product now. The people are not demanding that, the taste and preferences are changed, consumers are changed, they don't want to buy the product. In that case, you can deal with those product in other countries, right? दूसरे कंट्रीज में आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन योर ओन कंट्री और डोमेस्टिक कंट्री, देन दैट इज नोन एज पुश फैक्टर. Then we are talking about the pull factor. What is the meaning of pull factor? The pull factor means, pull factor कब होता है? When you are attracted toward the other country, the business, the opportunity, when you will see in the another country, you are attracted toward that and you are migrated for do that. मतलब कि इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग आप तब करते हैं पुल फैक्टर में, जब आप दूसरे मार्केट में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखता है, ठीक है, वहां पर कस्टमर बेस आपको दिखता है बहुत ज्यादा. तो इन दैट केस यू डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, मैं दूसरे कंट्री में भी जाकर के क्या कर सकते हैं, हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं. तो दैट इज अ पुल फैक्टर. पुल फैक्टर इज समथिंग दैट इज इन अ पॉजिटिव वे एंड पुश फैक्टर इज समथिंग when something happened in the negative way. But the result of the both thing are same, that in both case the company the one country is going to do marketing in the another country, right? मतलब they will go toward the फॉरेन मार्केट्स. दोनों केस में फॉरेन मार्केट्स जाएंगे. कौन जाएंगे भाई? कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है किसी भी कंट्री का, एंड इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम और दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द फॉरेन मार्केट, दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड दैट. ठीक है. नेक्स्ट था क्या है एडवांटेजेस, क्या क्या है इंटरनेशनल अगर आप जाते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड द फॉरेन मार्केट, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला प्रॉफिट एडवांटेज, सबसे ज्यादा प्रॉफिट एडवांटेज, क्योंकि फॉरेन मार्केट में आप कंपैरेटिवली टू डोमेस्टिक मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा. कंज्यूमर्स के लिए आपका प्रोडक्ट मे बी यूनिक और नया हो, तो हो सकता है कि दे आर रेडी टू पे अ गुड प्राइस फॉर दैट, एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक द हाई रेवेन्यू एंड हाई मार्जिन इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, आप अवेलेबल करवा रहे हैं, आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो इन दैट केस डेफिनेटली कंपैरेटिवली टू your domestic market, you are going to gain in the international market or foreign market. ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली प्रॉफिट एडवांटेज. ठीक है. नेक्स्ट है एंड एक चीज और भी होता है कई बार कि लाइक इन प्रॉफिट एडवांटेज व्हेन यू विल गेट द लाइक आपके यहाँ पर आपको इजीली चीप लेबर मिल जा रहा है. ठीक है. तो इन केस आपको यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो पड़ेगा, बट वही प्रोडक्ट जब आप दूसरी कंट्री में सेल करने जाएंगे तो उसको आप हाई कॉस्ट कर सकते हैं. So maybe you will get the benefit in your own home country, but doing marketing in the another country is like you will get more revenue. Next,
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं दे आर बेसिकली ऑब्वियसली उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. अगर मैं बात करूं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएनसीज? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है? व्हाट इज एमएनसीज? क्या होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? सी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं बेसिकली वो फॉरेन के कुछ कंपनीज होते हैं. वो क्या करते हैं, अपना हेडक्वार्टर को अपनी होम कंट्री में रखेंगे, बाकी दूसरे कंट्री में वो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, एंटर करते हैं वो. ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे आईटी कंपनीज आफ्टर एलपीजी, जब एलपीजी आया उसके बाद आपके बहुत सारे आईटी ऑफिसेस, जितने भी मॉल वगैरह आपको दिखते हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एमएनसी. बहुत सारी जो मॉल्स हैं वो एमएनसीज के पार्ट है. ठीक है, जैसे पैसिफिक हो गया, एम्बियंस हो गया, देयर आर सो मेनी मॉल्स विच आर द पार्ट ऑफ बेसिकली किसका पार्ट है वो? एमएनसीज का. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जो सारा कंट्रोल होता है वो हेडक्वार्टर से होता है, और दूसरे कंट्री में वो क्या करते हैं, खुद को स्टैब्लिश करते हैं. रॉ मटेरियल ये भी होता है कि वो दूसरे कंट्री से मंगवा करके किसी एक कंट्री में इंडस्ट्री लगा दिया, दूसरे कंट्री में मार्केट बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया. तो लाइक दे कैन डू अ मल्टीपल बेसिकली फंक्शन. हेडक्वार्टर अपने होम कंट्री में रखा, सेलिंग का काम कहीं और से करवा रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कहीं और से करवा रहे हैं, रॉ मटेरियल कहीं और से मंगवा रहे हैं, असेंबलिंग का काम किसी और कंट्री से करवा रहे हैं. तो उनको जहां जहां बेनिफिट और लो कॉस्ट में उनको सुविधाएं मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, दे आर स्टार्टिंग वर्किंग लाइक दैट. अब जैसे इंडिया में दे आर एबल टू गेट द चीप लेबर, यहाँ पर इंडिया में उनको चीप लेबर और रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है. सो एमएनसीज आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड इंडिया, इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है. तो यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में जब हम बात करें, एक मिनट, फॉरेन मार्केट दे आर गोइंग टू हेल्प इन ग्रोइंग. ठीक है, ग्रोथ में आपके हेल्प करेगा. कंपनी जो है वो एक्सपेंशन में हेल्प करेगा. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप पहुंच गए हैं तो हो सकता है कि आप डाइवर्सिफाई करें अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, फिर दूसरे कंट्री में भी आप ट्राई करें अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करने का, तो दूसरे कंट्री में आप एंटर करने का ट्राई करें. तो कहीं ना कहीं एमएनसीज जो हैं आजकल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वही होता है, फॉरेन कंपनीज जो दूसरे कंट्री में मार्केटिंग करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके एमएनसीज हो गए एग्जाम्पल में. सेकंड है कि दूसरे कंट्री के इनकम और आपको पॉपुलेशन जो है राइज हो रहा है. जैसे इंडिया में पॉपुलेशन भी राइज हो रहा है, इनकम भी राइज हो रहा है, रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल है, चीप लेबर्स है. तो लाइक इस तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और जहां बेनिफिट दिखता है आप वहां पर क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो यहाँ पर आपको ग्रोथ का क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है. यहाँ पर आप ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हो. नेक्स्ट लिखिए, डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट. डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं, ज्यादातर एडवांस कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले से ही होता है. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, वो एक बेसिकली डेवलपिंग कंट्री है. दैट इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है. अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, हो सकता है कि वो कहीं और टेक्नोलॉजी आकर के वो प्रोडक्ट सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच के वो मार्केट में उसका डिमांड खत्म हो चुका हो. ठीक है, अब ये चीज ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री में होता है. जब आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो टेक्नोलॉजिकली वो जल्दी ऑब्सोलीट होता है, यानी उनके यहाँ पर नया नया टेक्नोलॉजी बार बार आता है. ठीक है, अगर यूएस में देखें तो बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल चीजें हैं, जैसे कार हो गया, टीवी हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजें हैं. और इन पे इंडस्ट्रीज जो हैं एक बार के बाद इनका जो बेसिकली मॉडल्स होता है वो बेसिकली उनका डिमांड मार्केट में खत्म हो जाता है. तो वो क्या करते हैं, ऐसे कंस्ट्रेंट की वजह से जहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट उनके जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल लाइफ साइकिल है. तो ऐसे केस में उनको क्या चाहिए कि डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाते हैं तो ऐसे केस में हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल इन इंडिया में भी वो थोड़ा हाई रहे. ठीक है, मे बी वो इंडिया में थोड़ा सा हाई रहे. क्यों हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एज सच इतना फास्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से
कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक मार्केट में आपको कंस्ट्रेंट नजर आता है, तो ऐसे केस में, इन दैट केस वी कैन इजिली, इस केस में हम लोग इजिली दूसरे मार्केट में, फॉरेन मार्केट में कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वहां पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ और एक चीज और भी है कि जो आपके डोमेस्टिक मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस भी कई बार इतने डिफिकल्ट होते हैं उसको हैंडल करना, कि उससे बेटर है कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाकर के क्या करें, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मार्केटिंग करें या इंटरनेशनल बिजनेस करें। इट्स बेटर कि डू इंटरनेशनल बिजनेस इन अनदर country because the rules and regulations are very much difficult to follow. ठीक है, that is not going to give a good effect on our company. So that's why it's better to deal in the another international market. मतलब दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करें, डील करें। ठीक है, नेक्स्ट है लिखिए कंपटीशन। सो यहाँ पर कंपटीशन मतलब कि एक निगेटिव वे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में बात हो रही है कि when we are entering in the international market, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करते हैं, then we are realizing that our product is in which stage, हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज में है, क्या क्वालिटी इन्हांसमेंट की जरूरत है। ठीक है, कॉम्पिटिटर कौन सी पॉलिसीज, कौन सा टेक्नोलॉजी क्या वो अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड्स को अपना रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू गिव यू लेसन्स, दे आर गोइंग टू गिव यू एक्सपीरियंस अबाउट टू चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप कितना एडवांस कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से एक कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन आपका इंटरनेशनल मार्केट से होगा, तो आप इंटरनेशनल कंज्यूमर को भी समझिएगा, वहाँ के मार्केटिंग पॉलिसीज को भी समझिएगा, स्टैंडर्ड्स को समझिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझिएगा। तो कंपटीशन के लिए भी कई बार इंटरनेशनल मार्केट में डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डोमेस्टिक मार्केट कांस्टेंट में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक कंट्री में, जब डोमेस्टिक कंट्री में बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, डिमांड खत्म हो जाता है, तो एग्जांपल में यहाँ जो फिलिप्स है, ठीक है, इसका जो फिलिप्स है, होम कंट्री जो हॉलैंड है, इसमें उसमें लगभग जो इसकी सब्सिडियरी है फिलिप्स, हॉलैंड की सब्सिडियरी कंपनी है फिलिप्स, वो अपने पेरेंट कंपनी और पेरेंट जो उनका होम कंट्री, उससे ज्यादा वो अर्न करती है दूसरे कंट्री में, बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। यानी डोमेस्टिक मार्केट में जब प्रॉब्लम होगा तो दूसरे कंट्री में प्रॉपरली डीलिंग कर सकते हैं, जब आपका डिमांड जो है कंपैरेटिवली अपने होम कंट्री में कम हो जाए। कंपटीशन हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो आपको इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं, सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक कंपनीज को। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज को एक्सपोर्ट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में। ऐसे केस में समटाइम इन केस ऑफ इंडियन कंपनीज, दे आर बेसिकली अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंस करना, इंपोर्ट करना, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, ये सब छोड़िए, इसको सिर्फ एक लाइन में समझिए कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, कई बार खुद होम कंट्री लाइक डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, वो अपने डोमेस्टिक कंट्री को हेल्प करते हैं कि वो जाके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करें। ठीक है, दूसरे कंट्री में बेसिकली फॉरेन में मार्केट में एंटर करें, ताकि अपने कंट्री में क्या हो सके, इकोनॉमी इनहांस हो सके। लेकिन कई बार जैसे ये एक बेनिफिट है, इसीलिए कुछ कंपनीज जो है वो फॉरेन कंट्री में चली जाती है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड सब्सिडी। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। इंडिया में तो ये चीज है कि एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी सब्सिडी, ईपीसीजी आया है आपका, एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी आया है आपका, एग्जिम है आपका, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बेसिकली लाया गया एक्सपोर्ट करने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में डील करने के लिए। फिर नेक्स्ट है मोनोपोली पावर। ठीक है, जैसे मोनोपोली का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कुछ कंपनी का राइट हो जाता है जब ओवरऑल पूरे के पूरे उस मार्केट को पूरे मार्केट को कंट्रोल करने का मतलब, अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करेगा, if that particular company is going to change the price of the product, the जो other companies हैं वो भी उसको फॉलो करती हैं। तो मोनोपोली का मतलब वही होगा। मोनोपोली पावर जो होता है वो कैसे, किस किस फैक्टर से आता है, जब आपके पास कोई पेटेंट राइट हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हो, प्रोडक्ट
डिफरेंशिएशन हो, तो ऐसे केस में आप मोनोपोली बना सकते हो, यानी अपने मार्केट में पूरा अपने आप को स्ट्रांगली अपने प्रोडक्ट से स्ट्रांगली दूसरे प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो मोनोपोली पावर तब आएगा जब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जब आपका प्रोडक्ट दूसरे कंट्री जो दूसरे कंपनीज जो बेसिकली ऑफर कर रहे हैं उससे बेटर होंगे। तो ऐसे केस में जो आपके पास क्या होगा, मोनोपोली पावर। इसीलिए जब आप फॉरेन कंट्री में एंटर कीजिएगा बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ पेटेंट राइट के साथ, तो इट मे बी पॉसिबल कि दैट यू आर एबल टू गेन द मोनोपोली पावर इन द फॉरेन मार्केट। तो मोनोपोली पावर का भी आपको क्या मिल सकता है, वहां पर बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज और भी जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। फॉरेन कस्टमर्स के बारे में जानना जरूरी है कि उनका डिमांड क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है, यानी मार्केट इंफॉर्मेशन, फॉरेन कस्टमर्स या फॉरेन क्लाइंट्स एज वेल एज मार्केट सिचुएशन, ये तीनों चीजों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। देन यू आर एबल टू गेन द मोनोपोली पावर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस का मतलब है क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। क्या स्ट्रेंथ है फॉर इंटरनेशनल मार्केट में जाने का, वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या है एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, कभी भी अगर आप दूसरे कंट्री में जब आप जाते हैं डील करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो प्रोडक्शन रिकॉग्नाइज हो सकता है, आपका इमेज वहां बन सकता है, ठीक है, अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, अगर वहां का मार्केट जो सिनेरियो है वो अगर आप इफेक्टिवली और मार्केट रिसर्च से समझ गए हो तो। स्ट्रॉन्ग मार्केट इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कंज्यूमर अवेयरनेस सिस्टम। वीकनेस क्या हो सकता है, वीकनेस क्या है, प्रोडक्शन रिकॉग्निशन, शॉर्ट स्पैन हो सकता है, प्राइस मैच ना करे, प्रोडक्ट डिजाइन मैच ना करे, रिस्क है, लो मार्केट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, रिस्क है, फिर आपका कल्चरल डिफरेंसेस है और पुअर एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में जाने का, और वीकनेस क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार प्रॉपर फिर से करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उतना समझ नहीं आया होगा आप लोगों को। बट SWOT एनालिसिस और इंटरनेशनल ओरिएंटेशन तो सबको पता ही है, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, पता है ना लवली? ठीक है, तो इनको भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई गेस नेक्स्ट क्लास तक ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए।